गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? OODM सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल जो है ना, एक अलग से एक टॉपिक है। जैसे डेटा हम लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन स्टार्ट पढ़ते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और ये सारा का सारा जो कंसेप्ट बना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पहले का बना हुआ था। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन सिस्टम आ गया तो हमको वो जितना टूल था वो सफिशिएंट नहीं था, और हमको अब जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग करना था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अनुसार करना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को मिला के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का पार्ट सब मिला के बना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन, ODM, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एनालिसिस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन। तो एक ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। एक तुम लोग का ये बचा हुआ था, नॉलेज बेस। क्या होता है नॉलेज बेस, कुछ बताएगा? व्हाट इज नॉलेज बेस? हम लोग मार्किंग के लिए कौन सा डेट रखे हैं सूर्यरंजन? थर्सडे को। नेक्स्ट क्लास में है ना? यस सर। तो हम लोग आज कोई नया टॉपिक शुरू करें या फिर उसी टॉपिक को फिर ब्रशअप कर लिया जाए? सर रिवीजन करा दीजिए ना। रिवीजन करा दें। अच्छा, यस सर, रिवीजन करा। ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम लोग का जो हम लोग डेटाबेस डिजाइन पढ़ रहे थे ना, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है नॉलेज बेस, है ना? क्या होता है नॉलेज बेस, कुछ बताओ। नॉलेज मतलब जानकारी, नॉलेज मतलब जानकारी जो हमारे पास है या हम कहीं से पढ़े हैं, कहीं से सीखे हैं, मेरे अंदर डाला गया है, और वो नॉलेज समय के अनुसार ह्यूमन का चेंज होता है एक्सपीरियंस के रूप में। यस और नो? यस सर। और प्रीवियस नॉलेज मतलब, हाँ, प्रीवियस नॉलेज। और हम लर्न करते हैं जैसे जैसे हम आगे करते हैं, कोई काम करें, कोई नॉलेज है मेरे पास, उसको इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ एरर आया तो हम उस एरर के बाद सीखते हैं हम लोग, और उस चीज को हम अपने नॉलेज में, हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो उस चीज को हम अपडेट कर लेते हैं और धीरे धीरे
वर्ष दर वर्ष सालों साल हम ऐसा सीखते रहते हैं और हमारे दिमाग में कुछ तो नॉलेज डाला रहता है मम्मी पापा के द्वारा, किताब के द्वारा और सब कुछ द्वारा, और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ मशीन बनाना चाहते हैं, अ मशीन विच इज इंटेलिजेंट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो हम हर इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल सकते, हम हर इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। मशीन को खुद सीखने का चीज होगा। जैसे मान लो जितना हमको नॉलेज डालना है डाल दिए, जैसे ह्यूमन बीइंग को जैसे डाल दिए। तो ये सब एरिया जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है, रिसर्च हो रहा है इसमें, और अभी और तरक्की होना बाकी है। ठीक है, वैसे बहुत तरक्की हम लोग कर भी दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। सर वेदर रिपोर्ट वाला जो मशीन मतलब कंप्यूटर होता है वो यही होता है, नॉलेज बेस वाला? वेदर रिपोर्ट नहीं, वेदर रिपोर्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं, नॉलेज बेस नहीं है। वेदर रिपोर्ट तो सिंपल है कि जितना हम इंफॉर्मेशन, जो डेटाबेस हम लोग बात करते हैं कि वो सारा का सारा जो डेटा है वो डेटा है, सबको समराइज करेंगे और हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे बारीक से बारीक। नॉलेज बेस कहने का मतलब कि हम एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाने वाले हैं। सेल्फ ड्रिवन कार, गूगल का कार है ना सेल्फ ड्रिवन वाला, गूगल ने सेल्फ ड्रिवन कार बनाया है, उसमें सिर्फ जीपीएस लगा हुआ उसके अंदर, और वो जो मैप हम लोग यूज करते हैं वो मैप सेट कर दो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज अ डेस्टिनेशन, और ऑन करके बैठ जाते, अपने आप रूट डिस्कवरी भी करेगा, कहीं से टक्कर नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगा, सब चलते चला जाएगा। तो नॉलेज बेस उस एरिया का डेटाबेस है जहाँ पे हम किसी भी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस देते हैं, एक मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस देते हैं। अब जैसे मान लो कि हम किसी मशीन को बताए कि अब हम, हमारा गाड़ी है, कार में हम डेटाबेस, कार के डेटाबेस में डालें कि आप इस स्पीड में रहेंगे और वहाँ इतना दूर पे गाड़ी रहेगा तो आपको ब्रेक तब मारना है। ठीक है, और हो सकता है कि वो गाड़ी वाला कस के ब्रेक मार दिया, पावर ब्रेक था वो मार दिया, और वो हमारे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन नहीं था, वो जल्दी रुक गया, जितना जल्दी नहीं रुकना चाहिए था, और ये कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ टच हो गया, टक्कर हो गया। ये चीज मशीन खुद एनालाइज करेगा कि हमारा डेटाबेस में जो ये टपल था जिसके आधार पर भी हम ब्रेक मारे थे, दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो वो उसको अपडेट करेगा। इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग, इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। जब मशीन इंसानों की तरह लर्न करने लगे, ठीक है, जब लर्न करने लगेगा तो क्या होगा, डेटाबेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, डेटाबेस बहुत ग्रो होगा। इस तरह के डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और एक एक छोटा छोटा डेटा मिला के हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस हमारा वही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मान लो ये है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सपर्ट है, एक इंजीनियर है, ह्यूमन एक्सपर्ट किसी डोमेन का जानकार। मान लो अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं तो ड्राइविंग एक्सपर्ट होगा, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट होगा। अगर हम तो रोबोट बना रहे हैं जो फाइट करेगा तो वो बॉक्सर या गन चलाने में एक्सपर्ट होगा, ह्यूमन एक्सपर्ट है। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नॉलेज इंजीनियर बोलेंगे इसको, इसे सारा का सारा इंफॉर्मेशन देगा। मान लो यहाँ पे एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं हम लोग, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डॉक्टर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो जिस तरह से गूगल असिस्टेंट है वैसा पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसको बताएंगे कि हमको फीवर आ रहा है और ये ऐसा हो रहा है, और अभी के टाइम में फीवर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो सिस्टम, वो जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो हमको दवा लिख के देगा, हमको दवा बताएगा कौन सा दवा खाना है। कौन है जी? B136। ओके, तो हमको जिस काम के लिए, जिस सिस्टम के लिए अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो उस डोमेन, उसके डोमेन का नॉलेज वाला तो आदमी चाहिए ना जी, समझ रहे बात को। अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं मेडिसिन के लिए, डॉक्टर बना रहे हैं, तो एक डॉक्टर चाहिए, उसी से नॉलेज मिलेगा कि अगर पेट में दर्द है तो ये दवा दीजिएगा, पेट में दर्द है तो पूछना पड़ेगा कि ये भी है क्या, वो भी सिम्टम्स पूछा जाएगा उससे, और ऐसा ऐसा करके ये दवा दिया जाएगा।
समरी पूछना है अकॉर्डिंगली बता देना। तो हमको एक ह्यूमन एक्सपर्ट चाहिए उस डोमेन का, जिस डोमेन का हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो ये आला लटकाया हुआ है, मतलब डॉक्टर है, और ये नॉलेज इंजीनियर है जो डॉक्टर से सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेके नॉलेज बेस में डालेगा। ये डेटाबेस है, ठीक है। इन्फरेंस इंजन है जो इस नॉलेज बेस को लेके, इस नॉलेज बेस और पेशेंट का जो जितना सिम्टम्स है वो सबको मिला के एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि हम यूजर को देंगे। और ये यूजर जो है एक्सपर्ट नहीं है मेडिसिन का, लेकिन उसको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा नॉलेज बेस है। क्या नॉलेज बेस? इट कंटेन डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि अगर मान लो हम सिस्टम इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो हम डॉक्टर तो नहीं हैं, हमको डॉक्टरी नहीं आती है, ठीक है। हमको ऑटोमोबाइल भी नहीं आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं जानते हैं। तो हर आदमी एक डोमेन स्पेसिफिक होगा। तो ऐसा सिस्टम भी हम बनाएंगे जो डोमेन स्पेसिफिक हो, ठीक है। एंड हाई क्वालिटी नॉलेज और नॉलेज रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस। ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे इंटेलिजेंस पता चले। द सक्सेस ऑफ एनी expert system majorly depends upon the collection of highly accurate and precise knowledge। ये हमारा नॉलेज बेस, ठीक। तुम लोग वो वाला वीडियो देखे हो कि नहीं, जिसमें 2 रोबोट है, और दोनों रोबोट जो है आर्मी के लिए बनाया गया है, यूएस आर्मी ने बनाया है 2 रोबोट, और दोनों वेपन चला रहे हैं, हर वेपन चला रहा है। उसको पिस्टल मिल रहा है तो एक हाथ से चला रहा है, और उसको बड़ा राइफल वाला मिल रहा है तो वो दोनों हाथ चला रहा है, और एम भी लगा रहा है। बहुत अच्छा, देखे हो तुम लोग वाला? देखिए वो वाला वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो यस सर, देखा है सर, रोबोटिक सोल्जर वाला। हाँ यस सर, तो वो किसी मूवी का पार्ट नहीं है, एग्जैक्टली उनका वो प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ उनका प्रोजेक्ट यस है। सर, उसमें जो सबसे बढ़िया नोटिस करने वाली बात है कि वो पिस्टल दिए हुए है और सामने आदमी है जो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, गोली चला रहा है, लेकिन उसको वो हिट नहीं कर रहा, उसको गोली नहीं मार रहा। ये इंटेलिजेंस कैसे आया उसके पास? ये इंटेलिजेंस कैसे आया कि उस गोली चल रहा है और वो देख रहा है, और जैसे ही वो सामने से हट जाता है वो धाए धाए गोली चलाना शुरू कर देता है। अगर उसके जगह पे एक सोल्जर को रखो तो सोल्जर कैसे समझेगा कि सामने वाला आदमी मेरा आदमी है या दुश्मन का आदमी है? तो वो जो तरीके से सोचेगा, जैसे समझेगा कि ये मेरे तरफ का है या दुश्मन की तरफ का है, एग्जैक्टली वही नॉलेज हम लोग उस मशीन में डाल रहे हैं, वही नॉलेज मशीन में डाल रहे हैं और मशीन को समझाना चाह रहे हैं, मतलब मशीन को आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज बेस से समझ में आया व्हाट इज नॉलेज। तो द डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, हमको तो पता है डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, ये पता है हमको। द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ डेटा एंड फैक्ट्स अबाउट द टास्क डोमेन। डेटा, इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस कंबाइंड टुगेदर आर टर्म्ड एज द नॉलेज। अभी हम जो आरडीबी में इसकी बात करते हैं और जो डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं, हमको जो पढ़ना है, तो उसमें जो डेटाबेस हम जो इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स डाल दिए वो खुद ब खुद अपडेट नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस के तहत वो अपने आप को ध्यान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज हमारा सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। वही कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जब एक्सपीरियंस के साथ मशीन लर्निंग के साथ ऐड हो जाएगा तो दैट विल बी नॉलेज बेस। समझ में आया तुम लोग को? यस सर। क्या क्या कंपोनेंट है ये देखो, बस लास्ट स्लाइड हमको लगता है ये है। Component of the knowledge base of an expert system contain both factual and heuristic knowledge। Factual knowledge क्या है? It is the information widely accepted by the knowledge engineer and scholars in the task domain, ठीक है। उस पर्टिकुलर उस एरिया के जो जानकार लोग हैं उन्होंने जो नॉलेज दिया था वो नॉलेज फैक्चुअल नॉलेज है।
है ना। ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या है? इट इज अबाउट प्रैक्टिस, एक्यूरेट जजमेंट, वंस एबिलिटी टू इवैल्यूएशन एंड गेसिंग। ये ह्यूरिस्टिक नॉलेज है। ये नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो है, ये खुद ब खुद मशीन डेवलप करेगा बाय नॉलेज बेस। ठीक है, प्रैक्टिस करके। जैसे मान लो पेट में दर्द है और किसी को ये दवा दिया गया और बाद में हम उसका फीडबैक लेंगे तो पता चलेगा कि वो दवा काम नहीं किया, तो ये बात नॉलेज बेस में अपडेट हो जाएगा एक्सपीरियंस के रूप में, ये दवा किसी को काम नहीं भी किया था। ठीक है, तो ये यही है ह्यूरिस्टिकल प्रैक्टिस है। एक्यूरेट जजमेंट को लेना है, वंस एबिलिटी टू इवैल्यूएशन एंड गेसिंग, ये हमारा था एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा स्लाइड बन सकता था, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए था। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो पूरा का पूरा हम एक्सपर्ट सिस्टम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। इतना काफ़ी है, इतना में हम लोग को सिर्फ नॉलेज बेस समझना था। नॉलेज बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को समझ गए ना? यस सर। गुड। अच्छा, अब रिवीजन की जो बात है, वो रिवीजन कौन सा टॉपिक करें बताओ? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो लगता है तुमको कि रिवाइज होना चाहिए, या शुरू से हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन वहां से रिवीजन शुरू करें? क्योंकि अगले क्लास में हमको मार्क्यू लेना है, इसीलिए टू द पॉइंट अगर बात करें हम लोग तो अच्छा रहेगा, है ना। व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डीबीएमएस, ये बात करने का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। वो स्टार्टिंग में था, इंट्रोडक्शन था, इसलिए वो जरूरी था। अभी कौन सा टॉपिक उठाएं बताओ रिवीजन के लिए? अच्छा, फोन करके हमसे पूछ रहा था शुभम कि डेटा इंडिपेंडेंस बताइए, डिपेंडेंसी, ऐसा कुछ पूछ रहे थे ना संडे को। कौन किए थे कॉल? अपना नाम शुभम ही बताया था, नहीं है क्या? है सर, है सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे बाबू? सर डेटा आइसोलेशन सर, डेटा एटोमिसिटी से पूछ रहे थे। एटॉमिसिटी? यस सर। तो ये अभी तक हम लोग जिक्र किए हैं इसका, एटॉमिसिटी वगैरह का? यस सर, स्टार्टिंग वाले पीडीएफ में सर। ओके, देखो एटॉमिसिटी समझो पहले। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस, हम लोग पढ़ेंगे उसको, एटॉमिसिटी को। ठीक है, एटॉमिसिटी कहने का मतलब एटम के बारे में। जब हम लोग एक एटम को ब्रेक करके जब परमाणु एनर्जी की बात हुई थी, उसके पहले तक यही माना जाता था कि एटम अब डिविजिबल नहीं है। माना जाता था ना कि एटम अब डिवाइड नहीं हो सकता है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो हम किसी भी चीज को एज ए होल एक यूनिट अगर हम मानते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक। ठीक है, एटॉमिक एटम के तर्ज पे, उसके अनुसार उसके नाम यूज करके बोलते हैं एटॉमिक। ठीक है, तो जितना ट्रांजेक्शन हम प्रोसेस कराते हैं, और वो ट्रांजेक्शन हम लोग देखे होंगे, रीड करते हैं अकाउंट में, फिर अकाउंट बराबर अकाउंट में 50-100 रुपया जोड़ घटाव करते हैं, फिर उसको राइट करते हैं, फिर कमिट करते हैं, ये हमारा एक ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में भी एग्जैक्टली प्रोग्राम की तरह स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में भी अब अगर हमको कोई ट्रांजेक्शन करना होगा डेटाबेस में कि तुम्हारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो जाए, या तुम ऑनलाइन बाई करो और ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो अपने कार्ड से, अपने यूपीआई से, तो हमको उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने होंगे, जैसे किसी प्रोग्राम बनाने में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे उसमें, तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन बनेगा। एक ट्रांजेक्शन हम लिखे हैं 10 लाइन का, बगल में एक प्रोग्राम लिखे हैं 10 लाइन का, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हम लिखे हैं रीड ए बी सी और ये वो सब कुछ, वो सेम टू सेम प्रोग्राम भी लिखा गया है, और दोनों के एग्जीक्यूशन में फर्क समझ लो तो समझ में आ जाएगा एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम को जैसे ही रन कराते हैं, प्रोग्राम कन्वर्टेड टू द प्रोसेस एंड लोड इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू आ गया, और इसको जितना टाइम स्लाइस होगा राउंड रॉबिन में, जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो रहा होगा, तो उसके अनुसार वो एग्जीक्यूशन शुरू किया। अगर मान लो पहला लाइन, दूसरा लाइन, 10 लाइन है, 5 लाइन एग्जीक्यूट कर गया, 5 लाइन मेरा उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हो गया, और
कोई वैल्यू इधर का उधर कर चुका है, कोई वैल्यू इधर का उधर कर चुका है डेटाबेस से, मतलब एक डेटाबेस फाइल बनाए थे इनपुट आउटपुट यूजर के, कुछ डेटा इधर का उधर कर गया है, 5वां लाइन तक एग्जीक्यूशन हो गया, 6ठा लाइन में एग्जीक्यूशन करने गया, उसको कुछ एरर मिला या कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो 5 लाइन में जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट हमको देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा? सर फाइनल हुआ ही नहीं सर पूरा प्रोसेस। अच्छा, मान लो कि हम अगर 5वें चौथा लाइन में हम प्रिंटफ लिखे थे, तो क्या वो प्रिंटफ हमको नहीं दिखेगा स्क्रीन पे? वो प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के बाद हमको वो दिखेगा नहीं? नहीं सर वो दिखेगा ना। अब मान लो 5वां या 6ठा लाइन में किसी फाइल को खोल के उसमें से हम 100 रुपये माइनस कर दिए थे और उसको राइट कर दिए थे, तो टर्मिनेट होने के बाद उस फाइल में पहले वाला डेटा दिखेगा, जो अपडेट किए वो दिखेगा, अपडेट वाला सर, अपडेट वाला दिखेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस जितना दूर तक एग्जीक्यूट हुआ उसके टर्मिनेट होने के बाद भी उतना जो घटना घट चुकी है उसको वापस नहीं किया सकता है, किसी प्रोसेस में ये काम होगा। ठीक इसके विपरीत ट्रांजैक्शन क्या करता है? ट्रांजैक्शन में ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन T1, उसके अंदर स्टेटमेंट चाहे जितना हो, उसके अंदर 100 इंस्ट्रक्शन काहे नहीं लिखा हो, 100 लाइन क्यों नहीं लिखा हो? अगर ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो T1 की बात करेंगे, और T1 में एक ट्रांजैक्शन एज अ होल, उसके जितना इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है सबके साथ वो एक है, उसकी एंटिटी एक है, एटॉमिक है। क्या मतलब इसका मतलब ये कि अगर मान लो 10 लाइन का एक इंस्ट्रक्शन कंसीडर करते हैं और 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तब क्या होगा? प्रोसेस में तो कुछ हुआ नहीं, प्रोग्राम में हुआ नहीं, 5 के 5 तक रन कराए ना, 5 के बाद सिस्टम में बंद हो गया तो हम क्या करें, बोल के प्रोग्राम चल गया। लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन के का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटॉमिक नेचर को फॉलो करेगा, जब होगा तो सब होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, जब होगा तो सब होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो अब मान लो 5 के बाद अगर हो गया तब क्या करें? तो भाई 5 जो हुआ है, जो ब्रेक हो गया, जो बच गया, उसको दोबारा तो नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन अपने आप से रिज्यूम नहीं होगा। अगर एक बार वो बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो फिर से ट्रांजैक्शन को शुरू करना पड़ेगा, खुद से वो फिर स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई जो बचा हुआ था तो उसको स्टार्ट कर नहीं सकते, और जो हो गया था तो वो तो हो गया है, लेकिन हमको ये बोला गया कि ये ट्रांजैक्शन T1 जब होगा तो सब होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। तब क्या किया जाए? तब ये किया जाए कि जो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है ट्रांजैक्शन का, सबको रोल बैक करिए, सबको अंडू करिए। जहां जहां से 1000 घटाए थे वहां से 1000 जोड़िए, जहां 1000 जोड़ दिए थे वहां 1000 घटाइए। ठीक है, जहां जहां से जो जो काम किए थे, डेटाबेस में जो चेंज किए थे आप, तो सबको वापस पहले जैसा कर दीजिए। इससे क्या होगा, क्यों जरूरी है? सवाल ये है। डेटाबेस के साथ सबसे बड़ा जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बोलो या बोलो कि नीड जो हमारा वही है कि डेटाबेस शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। वो हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हमारे किसी काम का नहीं है। और डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए हम आधा अधूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। सर अगर लिखना होगा सर कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सर ऑटोमेटिसिटी का डिसएडवांटेज क्या होता है सर? हम तुमको जो स्टार्टिंग वाला जो पीडीएफ भेजे हैं ना, उसमें लिखे हैं सर, वही सर लैंग्वेज सर नहीं समझ आ रहा था, इसीलिए उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एटॉमिसिटी मतलब आइदर all the instruction will be executed or no instruction will be executed if computer if transaction in the midway transaction stopped or terminated, and all the instruction which already has executed will be rollback. ठीक है, उसके बाद वहां पे एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके दिखा भी दिए कि देखो ये वाला ट्रांजेक्शन है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ वाला इस लाइन पे वो मेरा ब्रेक हो रहा है, मतलब वहाँ ट्रांजेक्शन मेरा टर्मिनेट हो रहा है। तब क्या होगा?
ठीक है, और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि सबको एक बार में समझ में भी आ जाए और याद रहे। कोई स्पेशल वर्ड नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है, मेन वही है Yes, हम sir. लोग का एटॉमिसिटी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। हम लोग जब ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वो बात करेंगे। डेटा आइसोलेशन सर बता तो दीजिए। और दूसरा था आइसोलेशन। जब हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सारा का सारा जो डेटाबेस था, वो डेटा हम बना रहे थे, वो सिर्फ सेपरेट फाइल के रूप में बना रहे थे, सेपरेट फाइल के रूप में बना रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस अलग अलग टेबल बनाते हैं, अलग अलग टेबल बनाते हैं, और टेबल के अंदर हम एक दूसरे टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की, और ये सब काम कर लेते हैं। जब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल होगा, तो एक डेटाबेस सारा का सारा डेटाबेस है। मान लो सिमेज नाम का हम एक डेटाबेस बनाए, उसके अंदर स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है, लाइब्रेरी है, बहुत सारा होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है मेरा डीबीएमएस का। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था कि अगर हम मान लो कि हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो हमको स्टूडेंट डॉट डैट एक फाइल बनाना था। अगर जाओगे तुम फाइल मैनेजर में तो स्टूडेंट डॉट डैट फाइल दिखेगा तुमको। उसके बाद टीचर डॉट डैट करके, डैट मतलब हम लोग अपने तरफ से एक्सटेंशन ले लेते हैं, DAT डेटा वाला। ठीक है, डैट ले लिए, लाइब्रेरी का डैट ले लिए, सब ले लिए अलग अलग, सब अलग अलग फाइल, किसी का किसी से मतलब नहीं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि डेटा वेयर आइसोलेटेड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयर आइसोलेटेड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होता था कि अगर दो या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल को मर्ज करके हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है, तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि हम एक मास्टर टेबल बैंक का बनाए हुए हैं, बैंक का मास्टर टेबल बना हुआ है जिसमें रोल, उसमें अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, और उसका जो पैन नंबर है और आधार कार्ड इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। एक फाइनल में डेबिट बैलेंस रखा हुआ है कि उसका कितना डीआर बैलेंस है वो रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा फाइल हम लोग बना रहे हैं ट्रांजेक्शन का, वहाँ हो सकता है कि एक दिन में हम 4 बार ट्रांजेक्शन करें। ठीक है, और उसका सबका ट्रांजेक्शन रखा हुआ है, और ट्रांजेक्शन में रिडंडेंसी नहीं हो, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन फाइल को मास्टर फाइल के साथ अटैच कराने के लिए हर ट्रांजेक्शन से हर अकाउंट नंबर लिख दिए। समझ रहे बात को? यस सर, यस सर। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर, आप बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है, पुष्कर राज और एड्रेस वड्रेस कुछ नहीं, बस अकाउंट नंबर लिख दिया, लिखा कि DR या CR इतना रुपया इतना डेट। ठीक है, जब जब हम करेंगे तो वो अकाउंट नंबर, जब तुम करोगे तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुम्हारा अकाउंट। डेटाबेस में बहुत आसान है, डेटाबेस में बहुत आसान तरीका है, दोनों को एक स्किल क्वेरी पे हम जोड़ सकते हैं। सोच के देखो तो, दो अलग अलग फाइल है, एक फाइल में मास्टर फाइल बना हुआ बैंक का, दूसरे फाइल में हम ट्रांजेक्शन फाइल बनाए हुए हैं, और दोनों में से हमको देखना है कि पुष्कर राज इस अकाउंट नंबर का जो बंदा है वो उसका डिटेल क्या है, या इस फाइल को उठाएं और बोले इस अकाउंट नंबर का ट्रांजेक्शन कितना हुआ है पिछले महीने। दोनों फाइल को मिलाना पड़ेगा, दोनों फाइल को हमको कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करने के बाद डेटा फेच करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन फेच करना पड़ेगा। दैट वाज नॉट अ इजी टास्क, दैट वाज नॉट अ इजी टास्क। इसीलिए बोलते थे कि डेटा वेयर आइसोलेटेड, एक साथ नहीं था, और इसीलिए जब आइसोलेटेड था तो हमको जब एक से ज्यादा फाइल को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना पड़ता था तो बुखार छूट जाता था। किसका बुखार छूटेगा? प्रोग्रामर का। ठीक है, यस सर। प्रोग्रामर का बुखार, मतलब उसके लिए बहुत ऐसा एक ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत लाइन लिखना है ना, और उसके अलावा ये सब काम करने पे और ज्यादा हमको मेरा जो नंबर ऑफ लाइन बढ़ता था, टाइम बढ़ता था, फास्टी हो जाता था। यही था डेटा आइसोलेशन। हमारे पास डीबीएमएस में ऐसा कोई बात नहीं है, डीबीएमएस में एक स्टेटमेंट, एक लाइन का क्वेरी लिखना है और सारा फाइल कंबाइन हो जाएगा, है ना। हमारा जो बैंक वाला जो मास्टर फाइल है, तो मान लो उसका नाम था ए टेबल का नाम था ए, और इसका नाम था बी, तो वो क्या लिखना है, सिलेक्ट कर लेना है सारा का सारा कॉलम जो जो चाहिए, और उसके बाद लिखना है वेयर ए डॉट अकाउंट नंबर बराबर बी डॉट अकाउंट नंबर, हो गया ज्वाइन। बस इतना सिंपल।
इतना सिंपल ज्वाइन कर दिया, सारा का सारा हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। उसी में किसी एक खास एक का चाहिए तो एंड लगा के अकाउंट नंबर बराबर अकाउंट नंबर दे दो, किसी एक का सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सर 3 स्कीमा आर्किटेक्चर सर। कौन सा? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। यस सर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर जो है वो इसी डेटाबेस को, जो डेटाबेस हम लोग देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस डेटाबेस के अलग अलग व्यू की बात करती है। कौन इस डेटाबेस को कैसे देख रहा है, कौन इस डेटाबेस को कैसे देख रहा है, ये बात करते हैं हम लोग। और इसी से डेटा इंडिपेंडेंस की बात भी हो जाती है, इसी से डेटा इंडिपेंडेंस की बात हो जाती है। अब जैसे अब एग्जाम्पल लेके समझाएं या फिर ऐसे ही डायरेक्टली समझा देते तुमको। डेटाबेस अगर है तो डेटाबेस, हम प्रोग्रामर हैं, ठीक है, वी आर प्रोग्रामर्स, और हम लोग डेटाबेस को यूज करके अपने फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा हम बैकएंड में डेटाबेस को प्रोसेस करेंगे, और हम इंड यूजर के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन बना रहे हैं इंड यूजर के लिए। ठीक है, इंड यूजर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इंड यूजर को हमारे प्रोग्राम से इतना ही मतलब है कि मेरा प्रोग्राम उनको उनके डिजायरेबल डेटा को, इंफॉर्मेशन को उनके सामने प्रोड्यूस कर रहा है ना जी। मेरा प्रोग्राम उनको क्या चाहिए, मेरा प्रोग्राम जो है उनके और डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। मान लो तुमको रिजल्ट देखना है, AKU के साइट पे गए, आईडी डाले और तुमको रिजल्ट दिख गया। ठीक है, आईडी डालने के बाद जो सबमिट बटन पे क्लिक किए थे, ये था तुम्हारा सॉफ्टवेयर का पार्ट, है ना, यूजर इंटरफेस, और सबमिट बटन पे क्लिक करने पे उस बटन क्लिक इवेंट पे हम डेटाबेस से तुम्हारी इंफॉर्मेशन फेच करके लाए और तुमको डिस्प्ले करा दिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एक, अगर मान लो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये काम किया था और वो डेटाबेस को तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोड्यूस कर दिया, ये हुआ। अच्छा, अब ये समझना है कि डेटाबेस का 3 व्यू क्या है, डेटाबेस का 3 व्यू क्या है। अगर हम डेटाबेस को एक इंड यूजर के सामने हम पेश कर रहे थे, तो इंड यूजर, सोचो तो तुम इंड यूजर, अब तुम छोड़ दो कि तुम प्रोग्रामर हो, तुम ये सोचो कि तुम AKU के साइट पे जाके तुम अपना इंफॉर्मेशन देख रहे हो, यू आर इंड यूजर, यू आर इंड यूजर, और तुम डेटाबेस के लिए तुम्हारा नजरिया ये है, तुम देख रहे हो डेटाबेस को इस एंगल से कि हमको इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जब सबसे हाई एक्सपेक्टेड जो व्यू है वो ये है, यूजर व्यू। ठीक है, अब कंसेप्चुअल व्यू, अब मेरे तरफ से सोचो, मेरे लिए भी तो डेटाबेस का व्यू है, हम भी तो डेटाबेस को देख रहे हैं, ये है प्रोग्रामर व्यू। ठीक है, या कंसेप्चुअल व्यू, हम डेटाबेस को देख रहे हैं कि भाई ये कॉलम है, ये रिकॉर्ड है, ऐसा है, इसको ऐसा हम क्वेरी लिख के हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे लिए एक वो व्यू है। तीसरा व्यू है जो एकदम इंटरनल बोलते हैं, फिजिकल लेवल का, जो एकदम सबसे नीचे का व्यू है, वो व्यू है DBA का, जो उसी डेटाबेस के साथ उसको कैसे स्टोर करना है, कैसा मीडिया पे स्टोर करना है, कौन सा सर्वर पे स्टोर करना है, एवरीथिंग वो उसको हैंडल कर रहा है। वही डेटाबेस 3 लोगों के लिए 3 तरह से काम हो रहा है, इसी को 3 व्यू कहते हैं, इसी को बोलते हैं 3 स्कीमा व्यू, या 3 लेवल आर्किटेक्चर, या 3 व्यूज ऑफ द डेटाबेस। 3 तरह का है, एक जो यूज कर रहा है इंड यूजर, एक जो यूज के लायक उसको बना रहा है, एक जो उसको मैनेज कर रहा है, उसको मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, उसका रेप्लिका बना रहा है, उसका बैकअप ले रहा है, उसको कहाँ लगाएं कि ज्यादा अच्छा काम करे, ये हार्ड डिस्क भर गया है तो वो हार्ड डिस्क में कर देते हैं, ये काम निचले लेवल पे हो रहा है। अब 3 लेवल बनाने का मतलब क्या है, तो हमको लग रहा है कि बड़ा यूजलेस टाइप का चीज है, तो होता है हर जगह। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमको मेरे सामने खाना आता है, तो मेरे लिए वो खाना पेट भरने का साधन होता है, इंडिविजुअल के लिए हमारे लिए वो नीड है। ठीक है, हमारे लिए वो नीड है, लेकिन जो शेफ बना रहा है किचन में, उसके लिए तो जॉब है, वही खाना है। देखो, हर जगह देखोगे तो हर आदमी अलग अलग नजरिए से दिखेगा, अलग अलग तरह का उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जो वेटर खाना डिलीवर कर रहा है उसके लिए भी एक काम है लाके देना। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है,
सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। जो खाना खाने वाला आदमी है, एंड यूजर है, इंफॉर्मेशन देखेगा। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डीबीए है, वो खाना कैसे बनेगा, डेटाबेस कैसे कुक करना है वो जानेगा। और जो वेटर है वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ काम इतना है तो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके यूजर तक पहुंचाए। वेटर का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। वेटर का काम हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसके पीछे, इस चीज को पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि हम ये बता सकें कि तीनों अलग अलग 3 लेवल पे है और तीनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता है। 3 लेवल में इसीलिए बताए कि तीनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता है, मतलब तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। आपस में इंडिपेंडेंस है, जिसको डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। और कैसे इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट ऐसे है, अगर प्रोग्रामर और जो इंड यूजर है, दोनों के बीच की बात करें हम लोग, तो प्रोग्रामर अगर किसी डेटाबेस के साथ, अगर किसी डेटाबेस में वो कॉलम को ऐड कर रहा है या किसी रिकॉर्ड को घटा रहा है या कुछ भी कर रहा हो डेटाबेस का, इंड यूजर को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंड यूजर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जो क्यूरी चाहिए था उसको रिजल्ट मिलेगा। इट इज द इंड यूजर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेकेंड लेवल व्यू। ये था मेरा। दूसरा था कि क्या डीबीए और प्रोग्रामर के बीच में डिपेंडेंसी है? बोला नहीं है। क्यों नहीं है? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसका बैकअप लेने के लिए, कुछ करने के लिए प्रोग्रामर से ना इजाजत लेना है ना प्रोग्रामर को बताना है, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है, कंसेप्चुअल लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है, वो बगैर किसी टेंशन के, बगैर मतलब एब्स्ट्रैक्शन, देखो हमको डीबीए से फोन करके नहीं पूछा कि भाई सुनिए ना, वो जो सीमेज वाला जो डेटाबेस है उसको काम करना था, उसमें कुछ रिकॉर्ड जोड़ना था, जोड़े हैं। तो बोला नहीं नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी काम चल रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें एक तरह से डीबीए से न प्रोग्रामर को जानकारी चाहिए कुछ, और ना डीबीए को जानकारी देने की आवश्यकता है कि हम कुछ जानकारी दें प्रोग्रामर को। काम ऐसे किया जाता है, अगर कुछ काम करना है डेटाबेस में, डेटाबेस को शट डाउन करना है, तो हमको उसका बैकअप एक कॉपी हमको चालू रखना पड़ेगा, ताकि इंड यूजर और सेकेंड वाला लेवल काम चलता रहे। ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा डीबीए का है, ठीक है। 3 व्यू सेम चीज का 3 लोग कैसे देख रहे हैं? एक कंज्यूम कर रहा है उसको, दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है उसको, तीसरा उसका रख रखाव कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, ये काम कर रहा है। और 3 लेवल पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हम ये बता सकें कि डेटाबेस के मामले में ये 2 फिजिकल और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाइएगा कभी और सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो आपको ये पता रहे कि हमको ये इंडिपेंडेंस पढ़ाया गया था, ये इंडिपेंडेंस पढ़ाया गया था। हम ये तीनों लेवल अलग अलग है, तीनों व्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। और बताओ। प्रिंस प्रिंस पूछे थे ना, ठीक है ना? यस सर, क्लियर सर। और और क्या पूछे बताओ। ईआर डायग्राम था, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़े हैं अभी? ईआर डायग्राम पढ़े थे हम लोग, रिलेशनल मॉडल पढ़े थे, और रिलेशनल मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट, डोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि रिलेशनल मॉडल के बाद हम लोग सीधे चले आए थे एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी और रिलेशनशिप। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़े हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, या और सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया, और ये भी हो गया।
सर क्वेश्चन कहाँ तक से रहेगा? ये पूरा यही फर्स्ट यूनिट जो पढ़े हैं हम लोग वही रहेगा। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट हमको लगता है एंटिटी रिलेशन तुम लोग को सेकंड यूनिट में है। यह याद डायग्राम नहीं से रहेगा। रहेगा, यह डायग्राम से रहेगा क्वेश्चन, यह डायग्राम से रहेगा। अभी तक जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन वहीं से रहेगा। फिर भी मतलब सर एक बार बता दीजिए ना सर, क्या बता दें? मतलब सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना थोड़ा। हाँ, क्या बताने के लिए बोले आप भेज देंगे आशीष? हाँ, वही सर जो पूछा है अभिमन्यु सर। नहीं सुन पाए, पूछ ही रहा था तब तुम बीच में तुम बोल दिए। नहीं उस बोल रहे थे सर कहाँ तक क्वेश्चन पूछेंगे, तो बोल रहे थे इतना सारा स्लाइड है तो थोड़ा सा कट कर देते हैं आगे या पीछे से। स्लाइड से मत जाओ तुम, स्लाइड तो तुमको समझाने के लिए ना बोला गया है। तो बहुत सारा सर ये फिगर पूरा है, बहुत सारा लैंग्वेज है एग्जाम्पल ना, दिया गया है, ठीक है, लैंग्वेज है और ना बड़ा सर, बड़ा तो फॉन्ट में लिखा गया है। सर कुछ मेरा बात- नेक्स्ट बार क्यों में भी ऐड कर दीजिएगा सर। एक मिनट समझो, बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा गया है ताकि तुमको दिखाई दे। यूट्यूब पे जब क्लास हो तो हम बोर्ड पे उसको जब हम प्रोजेक्टर से लगाएं तो बोर्ड पे दिखाई दे, बड़ा बड़ा फॉन्ट है। नंबर ऑफ स्लाइड तुरंत कम हो जाएगा जब 12 और 11 का फॉन्ट सही रखेंगे तो तुरंत कौन सा जो छोटा हो जाएगा। सर स्लाइड से हम नहीं बोल रहे हैं, एक जैसे मिनट इसमें सुनो, बता पूरा रहे हैं। एक सुन, ध्यान दे बस, बात एक बार गौर से सुन लो मेरा बात, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हमारा डेटाबेस शुरू कहाँ से होता है? डेटा से। हमारा डेटाबेस डेटा से शुरू होता है। व्हाट इज डेटा, ये हम लोग पहली क्लास में डिस्कस किए थे ना। यस सर। व्हाट इज डेटा, और जब डेटा समझ में आया था तो हम लोग बोले थे कि अब इन्फॉर्मेशन क्या होगा। तो डेटा इन्फॉर्मेशन कब बना? अपने आप तो नहीं बना, तो डेटा प्रोसेसिंग हुआ। तो 3 टर्म हमको मिला, डेटा, डेटा प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ जब हम लोग समझ गए कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है तब हम डेटाबेस पे आए कि व्हाट इज द डेटाबेस। और जब डेटाबेस समझ में आया तब हम लोग व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ गए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने के बाद हम लोग बोले भाई ठीक है, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तब कैसे काम चलता था? तब जवाब आया कि नहीं, तब हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते थे। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते थे, ओके। तो फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते ही थे तो डेटाबेस की क्या आवश्यकता थी? तब हम लोगों ने दोनों को कंपेयर किया और बोला कि ये खामियां थी, ये डिसएडवांटेज था उसका। ठीक है, वहां हमको समझ में आ गया कि भाई ये डिसएडवांटेज था, इसीलिए हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अब इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर? जब हम ये बात कर लिए तब हम उसके बाद हम लोग बात किए थे कितने तरह का फाइल डेटाबेस में बनता है, डेटाबेस में किस तरह का फाइल बनता है और सबका नेचर क्या क्या होता है, मास्टर फाइल, ट्रांजिशन फाइल, आउटपुट फाइल, रिपोर्ट फाइल, एक्सेट्रा। यहाँ तक बात करने के बाद हम लोग स्विच कर गए अब कंप्लीट डेटाबेस में। मुझको पता चल गया कि डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किए थे कि डेटाबेस अगर एक सिस्टम पे हो तो सेंट्रलाइज्ड हो डेटाबेस, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और डेटाबेस दोनों एक जगह हो, तब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़े, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पढ़े, मतलब 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर वगैरह पढ़े। ठीक है, ये सब पढ़ लिए हम लोग। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग 3 व्यू पढ़े, जो अभी तुमको बता रहे हैं 3 व्यू सर आर्किटेक्चर। 1 टायर 2nd टायर ये वाला फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग व्यू पढ़ लिए, कितना तरह का व्यू है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग मॉडल पढ़े, मॉडल पढ़े, हियरार्किकल मॉडल, हियरार्किकल मॉडल और पढ़े, और रिलेशनल मॉडल तो पढ़े ही है, एक नेटवर्क मॉडल पढ़े, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल पढ़ लिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉलेज बेस हम लोग को सिर्फ इंट्रो करना था, बहुत डेप्थ में नहीं आना था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद और हम लोग तब ईआर डायग्राम पढ़े, तब हम लोग उसके ईआर डायग्राम पहले पढ़ लिए थे, रिलेशनल मॉडल पढ़ने के बाद ईआर डायग्राम पढ़ लिए थे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और वो जरूरी इसलिए था कि हम कोई भी टेबल बनाने के पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इतना ही पढ़े हैं। अगर हाथ पे गिनोगे 4 या 5 टॉपिक है जिससे सवाल हो सकता है। ठीक है, हाँ, अभी कौन क्या पूछा था? अभी जस्ट पूछ लो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, उसको एक बार रिपीट मतलब रिकैप कर दीजिएगा। अच्छा, 1 मिनट, ये तुम लोग में ऐसा कोई है क्या कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बता सके, बोल सके यहाँ पे कि हम 1 टीयर मशीन क्या था, 2 टीयर में क्यों बांटते थे और 2 टीयर था क्या, या फिर उसको हम 3 टीयर में बांटते तो क्या क्या किए? सचिन?
आशीष, भावेश नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं बता रहा हूँ। टीयर मतलब जान रहे हो, हम टीयर कहने का मतलब है कि किसी चीज को दो भाग में बांट देना, मतलब टू टीयर कहने का मतलब कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइड इनटू टू पार्ट। सर हम और लोग सेंट्रलाइज बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कैसे बनाएंगे? हाँ, मतलब कभी भी कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर या फिर मतलब क्या कहते हैं वेबसाइट कुछ भी बनाएंगे, मतलब अभी अभी तो हाँ, मतलब सेंट्रलाइज ही बना पाएंगे। डिसेंट्रलाइज सर्वर पे थोड़ी रख सकते हैं डेटाबेस, मतलब एक मतलब पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही तो रख सकते हैं, मतलब हम लोग अपने हाँ, तो हम सिस्टम में लोग रख सकते देखो टेस्टिंग जब भी होता है तो ऐसे ही होता है, टेस्टिंग जब होगा तो वैसे ही होगा। हाँ, लेकिन अगर एक ग्रुप में टेस्टिंग, अगर टीम में अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहने का मतलब कि मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें हम लोग को 10 लोग या 15 लोग या 50 लोग काम कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में हमको डेटाबेस सर्वर पे ही मिलेगा, हमको जितना कोडिंग करना पड़ेगा अपने वर्क स्टेशन पे वही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो तुमको तुम्हारा डेटाबेस भी तुम्हारा मशीन पे रहेगा और तुम्हारा जावा या डॉट नेट जिसमें तुम काम कर रहे हो वो भी तुम्हारे इसी मशीन पे रहेगा, ठीक है। तो ये हम तब प्रॉब्लम क्या होगा, इसी को हम बोल रहे थे सेंट्रलाइज। और हम जब उसको सेंट्रलाइज नहीं बोल रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि भाई सेंट्रलाइज होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात कर रहे थे, वो अलग है, वो अलग तरीका है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक सिस्टम हो और एक ही सिस्टम पे हमारा सारा का सारा डेटाबेस, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड, ऐसा शॉर्ट में समझो, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रखा हुआ है, ठीक है। इसमें जब भी काम करेंगे तो कोई एक ही काम करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, एक साथ दो आदमी नहीं कर सकता है। और अगर डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करके इसको ऐसा कर सकता है क्या, ऐसा नहीं कर सकता है। क्या होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस पे एक आदमी काम कर रहा है, तो दूसरा आदमी तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो उठ के चला नहीं जाए, ठीक है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से तो काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तब उपाय ये लगाया गया कि हम उसी डेटाबेस को मतलब उस सिस्टम को, मतलब पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दें। अलग अलग कर दें का मतलब क्या, कि फ्रंट एंड यहाँ रहने दें, क्योंकि हमको काम करना फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड यहाँ रहेगा, और बैक एंड को हटा के किसी और जगह लगा दें, और यहाँ से वहाँ एक नेटवर्क का तार, किसी तरह से वाईफाई हो, फिजिकल नेटवर्क हो या वायरलेस हो, जैसे भी हो, ये हम कनेक्शन कर दें और डेटा वहां से यहाँ आ जा सके। पहले एक सिस्टम पे था, अब अलग अलग कर दिए, अब अलग अलग कर दिए, ठीक है। समझ में आया बात को? तो टू टीयर हो गया ना। यस सर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ डेटाबेस को अलग कर दिए, डेटाबेस सर्वर बना दिए, वहाँ डेटाबेस रख दिए, हो गया मेरा डेटाबेस सर्वर। अब हम बोलेंगे कि भाई तुमको भी काम करना है उस डेटाबेस में, हाँ लैपटॉप लेके आओ, एक तो तार ले लो, Cat5 केबल ले लो, RJ45 लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, काम करो, उस स्विच में लगा दो, स्विच से कनेक्टेड, तुम भी काम करो, तुम भी काम करो, तुम भी काम करो, सब डेटाबेस से काम कर रहे हैं हम लोग, तो सब काम हो गया टू टीयर में, ठीक है। टू टीयर के बाद थ्री टीयर कैसे हुआ, अगर हम मान लो कि हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन की बात करें, विंडोज में भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वेब एप्लीकेशन समझ में जल्दी आता है। वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि यूजर इंटरफेस अब तीन भागे बांट दी, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस। यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस। मेरे सिस्टम पे सिर्फ यूजर इंटरफेस रहेगा, लॉजिक मेरे सिस्टम पे नहीं रहेगा। लॉजिक कहाँ रहेगा, तो उसके लिए अलग सर्वर बनेगा, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सर्वर। सारा वेब एप्लीकेशन ऐसे ही काम करता है, सारा वेब एप्लीकेशन ब्राउजर में रन होता है, ब्राउजर में जो भी एप्लीकेशन रन करा रहे हैं दैट इज वेब एप्लीकेशन। और जैसे ही इसको रन कराते हैं, जैसे ही लिखते हैं www.facebook.com, तो फेसबुक का जो यूजर इंटरफेस है मेरे सिस्टम पे खुल जाता है। लेकिन हम कुछ यहाँ पे कोई भी इवेंट जनरेट करेंगे तो उसके लिए कोड यहाँ लिखा हुआ नहीं, उसका बिजनेस लॉजिक यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, फेसबुक के एप्लीकेशन सर्वर पे है, ठीक है। ये हो रहा थ्री टायर हो गया।
पूरा एप्लीकेशन 3 जगह पे स्कैटर्ड कर दिया गया, 3 टुकड़ा में बांट दिया गया। यूजर इंटरफेस यहाँ पे है, बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर पे है, डेटाबेस वहाँ है। ये हो गया 3 टियर। ठीक है, इसके आगे का टियर सोचो। अब याद करो, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जहाँ पे हम डेटाबेस tier को भी बता दीजिए। फ्रैगमेंट कर रहे थे। आशीष कुछ बोले क्या? 1 टियर भी बताए थे, मतलब कि जैसे कि डेटाबेस का अगर खुद का बात आता है तो मतलब वो 1 टियर हो जाता है, उसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब अरे जैसे अरे वहाँ पे आ रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब ये तो हो गया 3 टियर। अब फर्दर कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डेटाबेस को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस समझे हैं। ठीक है, तो मान लो डेटाबेस में 100 टेबल है, 50 टेबल इधर कर दिए, 50 टेबल इधर कर दिए, 2 टेबल बना दिए, 2 सर्वर बना दिए, तो मेरा हो गया ना 3 से आगे 4 टियर हो गया। 4 टियर हो गया मेरा। एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, एप्लीकेशन सर्वर में बॉटल की सिचुएशन हो रहा है, उतना हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो एप्लीकेशन सर्वर में क्या किए कि आधा एप्लीकेशन के 4 पार्ट इस पे, टियर आधा या n टियर? सर 4 टियर बोलेंगे या n टियर बोलेंगे? n tier, n is a number, n may be 2 3 4 5 anything। ठीक है, n एक वेरिएबल जैसा लिया गया। n टियर मतलब हम n टियर पे बांट सकते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो तरीका है वो 3 टियर है। 3 टियर तक हम समझते हैं, देख पाते हैं, हम 3 टियर तक देख पाते हैं। किसी 3 टियर का एग्जांपल ले लो तुम, हम 3 टियर तो समझ रहे हैं, लेकिन 3 टियर के बाद 4 5 6 है, ये नहीं पता है हमको, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी। टॉपिक था ना ट्रांसपेरेंसी, है ना? उसके Yes, sir. अनुसार, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमको नहीं पता कि फेसबुक का सारा डेटा एक ही सर्वर पे है कि वो अलग अलग सर्वर पे उसका फ्रैगमेंट रखे हुए, हमको नहीं पता। कैसे पता चलेगा? वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक प्रॉपर्टी ही है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा हमसे, इसीलिए कहते हैं कि 3 टियर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हम देख पाते हैं कि भाई किसी भी एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं तो यूजर इंटरफेस यहाँ पे है, और क्लिक करते हैं तो जो रन करता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो डिसीजन होता है, वो मेरे सिस्टम में नहीं हमको पता है, कहीं और होगा, डेटाबेस भी कहीं और है। तो हम लोग को 3 टियर पता चलता है, 3 टियर। ठीक है, लेकिन हम 3 टियर के बाद 4 टियर, 5 टियर, 6 टियर कितना पढ़ेंगे? इसीलिए हम बोलते हैं उसके बाद कि n टियर। n इज अ नंबर, n में भी एनीथिंग, इनफिनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन एक नेचुरल नंबर है, इन हो सकता है। 3 टियर के बाद 4 5 6 7 हम लोग कर सकते हैं। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, जितना बड़ा डेटाबेस, जितना बड़ा यूजर, वैसे वैसे हमको उसके अनुसार हमको हैंडल करना पड़ेगा, उतना रेप्लिका बनाना पड़ेगा या फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब रहा 1 टियर किसको बोलेंगे? 1 टियर किसको बोलेंगे? अब किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग बात कर रहे हैं ना कि उसका फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा, मतलब एक यूजर इंटरफेस होगा, एक फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा। फ्रंट एंड में सॉफ्टवेयर होगा और बैक एंड में डेटाबेस होगा। और फ्रंट एंड में भी 2 पार्ट है, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, ये 2 पार्ट हो गया, और तीसरा डेटाबेस हो गया। मतलब बेसिकली 3 पार्ट तो हर सॉफ्टवेयर में हम देख ही रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक, अगर मान लो कोई वैसा सॉफ्टवेयर है जिसके इन तीनों पार्ट को अलग अलग डिप्लॉय, अलग अलग मशीन पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये 1 टियर है। ये 1 टियर है, ये सर्वर पे इंस्टॉल नहीं होगा। सर्वर पे कहने, सर्वर पे इंस्टॉल ऐसे वो मशीन हो जाए, लेकिन हम ये चाहें कि हम MS वर्ड का या एक्सेल का या MS ऑफिस का ऐसा कुछ हम उसका वेरिएंट हमको मिल जाए जो हम सर्वर पे इंस्टॉल कर दें, और सारे सिस्टम को हम उसका सिर्फ यूजर इंटरफेस दें। तुम MS वर्ड खोलो तो तुम्हारे पास MS वर्ड का इंटरफेस खुले, और जब हम फाइल न्यू क्लिक करेंगे तो ये जो इवेंट के पास पीछे जो रन करने वाला है, वो लॉजिक कहीं और से रन करके तुमको यहाँ लेके आए। डेटा सेव कर रहे हैं फाइल में, तो वो डेटा यहाँ ना सेव हो, कहीं और सेव हो रहा है। ऐसा अगर कर पाते तो हम बोलते कि MS वर्ड, एक्सेल, ऑफिस, और बहुत हद तक तुम्हारा टैली भी, टैली का वैसे सर्वर वर्जन भी आता है, और इस तरह कोई भी डेटा हम कहते कि वो हमारा टियरेबल है, टियर करते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं होगा तो हम बोलेंगे इट इज 1 टियर। इट इज 1 टियर। इस सिस्टम पे इंस्टॉल है तो यहाँ पे उसका यूजर इंटरफेस भी है, उसका बिजनेस लॉजिक भी है, उसका डेटाबेस भी इसी में है। ठीक है, ठीक है।
यस और नो ही तो बोलना है जी, इतना Yes, टाइम sir. क्यों लगा रहे यस सर, यस सर। नमन खाली बोलने के लिए, नमन का माइक अनम्यूट तभी होता है जब बोलना था सर टाइम हो गया सर कितना पढ़ाइएगा, छोड़ दीजिए, बाकी समय कुछ नहीं बोलता है। नमन, am I right? और स्वाति और सोनाली, मोनिका, गर्ल्स आप लोग क्यों इतना शांत है, आप लोग कुछ क्यों नहीं पूछती हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम द गर्ल साइड, राइट? राम कुमार दास कहाँ हो, कुछ पूछो। शुभम, अच्छा अभिनव, अभिनव कुछ पूछो यार, क्लास में तो चुपचाप रहते हो, यहाँ भी चुपचाप रहो तो कैसे काम करेगा? अच्छा एकदम ईमानदारी से बताना, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा टीवी में पढ़ने में? यस सर, लग रहा है। Yes, sir. लग रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही मन लगाते रहो, आगे और भी मन लगेगा। अभी तो हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, डेटाबेस तक पहुंचे नहीं है ना, हम लोग अभी बहुत कुछ पढ़ना है डेटाबेस में, और धीरे धीरे थोड़ा सा जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो डाटाबेस कब शुरू करेंगे सर? डाटाबेस कब शुरू करेंगे, तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े पढ़ रहा है सर ये तो थ्योरी पार्ट में है सर। अच्छा तुम क्यूरी की बात कर रहे हो, करेंगे, इतना तक तुम लोग जान जाओ कि वहां पे डेटाबेस में अगर हम कोई कमांड लिखें कुछ बताएं तो तुम्हें समझ में आए, ठीक है? प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो जल्दी शुरू करेंगे। अभी हम लोग, हमको लगता है कि दो चार 5 क्लास दे दो, हम लोग एक बार एटॉमिसिटी और ये जो ट्रांजेक्शन का वो पढ़ लें। और जानते हो वो जो डेटा जो तुम चाह रहे हो ना, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट है, तुमको एग्जामिनेशन में या नॉलेज में उससे 1-2 क्यूरी का ही बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम सवाल जो तुम्हारा रहेगा 95% जो सवाल है इधर थ्योरी से ही आएगा, थ्योरी से आएगा। और डेटाबेस क्यूरी सीखने के लिए डीबी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डीबी में मतलब समझो कि डीबी में सीखना और डेटाबेस सीखना अंतर इतना ही है कि तुम गए और तुमको विंडोज 10 मिल गया और काम करना सीख गए विंडोज 10, ठीक है? और दूसरा जो तुम्हारा सहपाठी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के आया है, कौन ज्यादा जानता है, क्या बताओ? क्या बोल रहे समझ में आ रही है? एक किसी एप्लीकेशन को यूज करना आना और उसके पीछे का थीम समझना, ठीक है? तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर लेना, यूज कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, ये ड्राइव खोलना, वो ड्राइव खोलना, फॉर्मेट कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि तुम उसको समझ गए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसके पीछे का पूरा थीम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तब आएगा। वही हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं। डेटाबेस हमको ये समझ में आया कि डेटाबेस के अंदर सारा काम कैसे हो रहा है, सारा काम कैसे हो रहा है। 3 से 4 क्लास में तुम्हारा सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है? 3 से 4 क्लास में तुम्हारा स्किल खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास में तुम्हारा ट्रिगर, कर्सर और स्टोर प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा होगा। बाकी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, 90% पार्ट या 95% पार्ट तुम्हारा थ्योरी ही है, ठीक है? चलो फिर अब रखते हैं इसको। और जो भेजना क्या है, कौन सा पीडीएफ भेजना है हमको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला। अच्छा वो डीबीएस पढ़ देंगे और नॉलेज बेसिक वाला दोनों भेजा हुआ है। ठीक, चल ले ली हो ना? यस सर। शिवम, Yes, sir.